हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि यूपीपीसीएस की कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास सीरीज में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। क्यों आज मैंने इस टॉपिक को चुना है? देखिए, यूपीपीसीएस में पहले इससे सवाल पूछा जा चुका है। नॉट इवन प्रेसिडेंट, इवन गवर्नर से भी काफी बार आपके सवाल आए हैं, राइट? तो इसमें हम इस लेक्चर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं, यानी कि जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या कहाँ पे आपको ट्रैप किया जा सकता है, आज हम उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अभी सॉल्व नहीं करना है, लेक्चर के एंड में लास्ट स्लाइड में हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के ऑफिस का उल्लेख है? डेफिनेटली यस, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के ऑफिस का उल्लेख है। भारत के प्रेसिडेंट देश के हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के प्रमुख तथा यूनियन एग्जीक्यूटिव के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। राष्ट्रपति जी के पोजीशन मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस द्वारा निर्धारित की गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के ऑफिस का मेंशन किया गया है। अब इन्हें क्या बोला जाता है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को बोला जाता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टेट का मतलब है यहाँ पे देश से, यानी कि कंट्री। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं आपके सेंटर को भी और स्टेट को भी, दोनों को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को बोला जाता है तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर को। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आप याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होंगे, वाइल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 मेंशन करता है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के ऑफिस का मेंशन है। आर्टिकल 52 में भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान करता है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनिश्चित करता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट का पद होगा। ठीक है, आर्टिकल 52 किसकी बात कर रहा है? ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की। वाइल आर्टिकल 53 किसकी बात कर रहा है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। आर्टिकल 53 के अनुसार एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन राष्ट्रपति में वेस्टेड होती है। इसका अर्थ है कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फॉर्मली प्रेसिडेंट के नाम पर वेस्टेड है, यानी कि गवर्नमेंट की कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर है, कोई भी बिल अगर गवर्नमेंट पास कर रही है या कोई भी एक्ट अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो किसके नाम पर होगा? वो किसके नाम पर होगा? वो प्रेसिडेंट के नाम पर होगा। ओके, तो यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जीक्यूटिव के और कौन कौन से पार्ट्स हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं, और अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो सबसे पहले किसका ऑफिस आता है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ योर एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल, ये जो 5 आपके ऑफिसेज हैं, ये सब किसका पार्ट है? आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। ओके, तो एग्जाम के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की प्रमुख पोजीशंस। भारत में राष्ट्रपति को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत के प्रथम नागरिक। दूसरा, प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम बात करें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की, तो ये किसको बोला जाता है? आपके प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या है? हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? आपके प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर फॉलोड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाता है? देखिए, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हमारे देश में लिए जा रहे हैं, हमारी सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, वो किसके नाम पे हो रहे हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे हैं। प्रेसिडेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो करते हैं प्रेसिडेंट जनरली, बट क्या वो उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है? द आंसर इज नो। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पर एक्ट करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि रियल पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है? रियल पावर है। इसलिए प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, नाम मात्र। इसको आप कैसे याद रखेंगे? नाम मात्र, यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा कमांडर इन चीफ इन द इंडियन आर्म फोर्सेस, ये भी कौन है? आपके प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों राष्ट्रपति को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया गया है। इस व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव पावर फॉर्मली प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती है, लेकिन प्रेसिडेंट स्वयं उस पावर का वास्तविक रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का प्रयोग है वो कौन कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर
फॉलोड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, रियल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्लस हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये सारे ट्रैप होते हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसको बोलते हैं निर्वाचन मंडल। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके लिए, है ना। आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि कौन कौन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा किया जाता है और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स आपके इलेक्टेड है, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले आपको याद रखना है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा, सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, जितने भी आपके भारत में स्टेट्स हैं उन सबकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उन सबकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड आपके मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तीसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब हम यूनियन टेरिटरीज को तो पीछे नहीं छोड़ सकते, तो आपके देश में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं इसको रीड कर रही हूँ, उसको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठाना है हमें। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स में भी तो विधानसभा होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी वहां पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा, हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये तीन जो आपने चीजें थी वो याद कर ली है। अब हमें ये याद रखना है कि कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखना भी जरूरी है। तो देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड भी तो होते हैं ना, है ना, हमने पढ़ी है ये चीज। तो जितने भी आपके लोकसभा एंड राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तीसरा, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बाय कैमरलिज्म इसको हम बोलते हैं, जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, ऑल राइट। अब अगर बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट किसके पास जाएगी। अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके इलेक्शन में, तो द आंसर इज प्रेसिडेंट जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट, व्हाई इज प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कायदे से हमें उनको वोट देना चाहिए, उनका डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए। लेकिन आप ये बात समझिए, प्रेसिडेंट के पास कोई रियल पावर है ही नहीं। प्रेसिडेंट का जो भी एक्ट होता है वो किसकी एडवाइस पे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि हम जो है डायरेक्ट इलेक्शन भी करवा रहे हैं, हम इतना पैसा खर्च करके प्रेसिडेंट का पूरा इलेक्शन करवा रहे हैं, सब उन्हें वोट भी दे रहे हैं, लेकिन सबके वोट देने के बाद भी प्रेसिडेंट के पास कोई रियल पावर है ही नहीं, है ना। तो ये कारण है, इस वजह से प्रेसिडेंट का जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है। आपने देखा होगा कि लोकसभा के पास राज्यसभा के कंपैरेटिवली ज्यादा पावर्स होती हैं, है ना। मनी बिल में भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होती हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि लोकसभा में हमारे चुने हुए कैंडिडेट्स जाते हैं, इसलिए लोकसभा को ऑटोमेटिकली ज्यादा पावर दी गई है। ठीक है, अब अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी डायरेक्ट करा दें, हम लोग अगर उन्हें चुनते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली किया जाता है, यह तरीका भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अनुरूप है। मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण यही है कि प्रेसिडेंट इज जस्ट अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, भारत में प्रेसिडेंट मुख्य रूप से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जबकि
जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का प्रयोग है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट को डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट देने की आवश्यकता नहीं मानी गई और इसीलिए प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है। ओके, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, चलिए, आर्टिकल 58 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट के पद के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन क्या है। किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनने के लिए इन निम्न कंडीशंस को मानना पड़ेगा। अब वो कंडीशंस क्या क्या है, देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। कोई फॉरेनर जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट होने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 35 ईयर्स ही होनी चाहिए। अगर आपके पेपर में लिखा है कि 32 होनी चाहिए या 30 होनी चाहिए तो उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्रेसिडेंट बनने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि आपको लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है। चौथी कंडीशन है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आप गवर्नमेंट का कोई ऑफिस होल्ड ना करते हो। ठीक है, अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मतलब खड़े हो रहे हैं, अगर आप कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप सरकार के किसी दूसरे ऑफिस में काम ना कर रहे हो, वहां से सैलरी ना ले रहे हो, है ना। तो ये 4 कंडीशन है। सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज क्या है, 35 ईयर्स। तीसरा, क्वालिफाइड फॉर द लोकसभा, आप लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो। चौथा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में लिखा आ गया कि कंडीशन क्या है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, तो मान लो यहाँ पे लिखा आ गया क्वालिफाइड फॉर द राज्यसभा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वालिफाई किसके लिए होना है, लोकसभा के लिए होना है। आई होप इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं वो सब ट्रैप पॉइंट्स बता रही हूँ जहां पे बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एग्जेम्पशंस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को होल्ड करना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। मतलब कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसे भी हैं जिनको होल्ड करके भी आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। यदि कोई व्यक्ति निम्न पदों में से कोई पद होल्ड कर रहा है तो केवल इस आधार पे वह प्रेसिडेंट बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। कौन कौन से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं वो, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा है गवर्नर, चौथा है यूनियन मिनिस्टर, पांचवा है स्टेट मिनिस्टर। इसका क्या मतलब है, मान लो कोई यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो एक मिनिस्टर है, बट स्टिल वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, वो एक कैंडिडेट बन सकता है। पर कंडीशन वही है, जैसे ही वो प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेगा उसे अपना यूनियन मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ 2 ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 5 जो है आपके क्या है, एग्जेम्पशंस हैं टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नॉमिनेशन के लिए कम से कम 50 प्रपोजर्स एवं 50 सेकेंडर्स आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगर आप एज अ कैंडिडेट नॉमिनेट कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपको कम से कम 50 प्रपोजर्स हों और 50 सेकेंडर्स हों जो आपको सपोर्ट कर रहे हों। ऑलराइट, अब बात करते हैं ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 60 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट ओथ कैसे लेंगे और उन्हें ओथ कौन दिलवाएगा। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट की ओथ से संबंधित है। प्रेसिडेंट को पद ग्रहण करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित ओथ लेना होता है। प्रेसिडेंट की ओथ की मुख्य बातें क्या है, क्या उनको ओथ लेनी है। पहला क्या है कि फेथफुली एग्जीक्यूट दी ऑफिस, यानी कि अपने पद के ड्यूटीज को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। दूसरा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को प्रोटेक्ट करना है, उसको डिफेंड करना है, ये उनकी दूसरी ओथ है। थर्ड ओथ क्या लेनी है, सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, यानी कि भारत की जनता की सेवा और उनके कल्याण के कार्य करना। ठीक है, तो ये 3 मेजर ओथ जो है वो प्रेसिडेंट लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो ये किसका काम है, ये काम करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सीजेआई का काम है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे कोर्ट जो है वो 2 तरीकों से आ गया है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा या उस चीज से डील करेगा। सिमिलरली अगर प्रेसिडेंट को ओथ भी दिलवानी है तो यहाँ पे भी कौन आ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसे मेंशन कर दे कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाने का काम किसका है, स्पीकर का, तो वो गलत हो जाएगा। किसका काम है ये, सीजीआई का। और मान लीजिए कि अगर सीजीआई उपलब्ध नहीं है उस टाइम पे, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हो तो ओथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट अवेलेबल जज द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी। अगर सीजीआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएंगे।
ओके, ऑलराइट। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। देखिए, आर्टिकल 59 प्रेसिडेंट के कंडीशंस ऑफ ऑफिस यानी कि पद की शर्तों से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रेसिडेंट अपने पद पर होते हुए इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में कार्य करे। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस अगर आप होल्ड करते हो, अगर आप प्रेसिडेंट हो, तो कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर आप नहीं हो सकते। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकते। इसी तरह प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर नहीं हो सकते। आप एक साथ दो ऑफिसेस होल्ड नहीं कर सकते, है ना। अगर आप प्रेसिडेंट के पद पे आपका सिलेक्शन हो गया है, अगर आप प्रेसिडेंट का पद होल्ड कर रहे हो, तो आप कोई दूसरा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। पहली कंडीशन ये है। यदि कोई एमपी या एमएलए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लेजिस्लेटिव हाउस की सीट उस डेट से वेकेंट मानी जाएगी। आप एक साथ दो ऑफिसेस होल्ड नहीं करोगे। दूसरा, कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी दूसरी कंडीशन है। प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन क्या है? ऑफिशियल रेजिडेंस यानी कि राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस यानी राष्ट्रपति भवन का उपयोग बिना रेंट पेमेंट के करने का अधिकार है, यानी कि आप जो है राष्ट्रपति भवन में रह सकते हो, ये आपकी कंडीशन है। चौथी क्या है कि आपको एज अ प्रेसिडेंट कुछ इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो तो आपको इमोल्यूमेंट्स दिए जाएंगे, यानी कि पद से मिलने वाला रेम्यूनरेशन, आपको वेतन दिया जाएगा। और ये डिटरमाइन कौन करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इन सबको डिटरमाइन करती है। आपको कुछ अलाउंसेस दिए जाएंगे, कुछ आपके पास प्रिविलेजेस होंगी, है ना। प्रिविलेजेस क्या होती हैं? पद से संबंधित विशेष सुविधाएं। ये सुविधाएं क्यों मिलती हैं? क्योंकि आप प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करते हो। आपके ऑफिस की वजह से आपको कुछ मिलने वाली विशेष जो सुविधाएं होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्रिविलेजेस बोला जाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। हमने बात किया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ना, ओथ के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया जाता है, यानी कि रिमूवल किस तरह से होता है। तो अगर मैं बात करूं इम्पीचमेंट की, तो सबसे पहले किस बेसिस पे आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मेंशन है कि राष्ट्रपति को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन यानी संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही इम्पीच किया जा सकता है। आप प्रेसिडेंट को तभी हटा सकते हो या रिमूव कर सकते हो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया हो, है ना। तो इस आधार पे, इसी रीजन पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। किसी और अन्य कारण से आप प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते। अब इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो किस हाउस में स्टार्ट हो सकता है? लोकसभा में स्टार्ट हो सकता है या राज्यसभा में? तो इसका आंसर है कि इट कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउसेस, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो किसी भी हाउस में आपका स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। जब हम बात कर रहे थे इलेक्शन की, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे इलेक्शन की, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं इम्पीचमेंट की बात कर रही हूँ, यानी कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड तो करेंगे ही, साथ में नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करेंगे। राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी भाग ले सकते हैं। इसको ऐसे समझो कि जो इलेक्शन में हुआ है उसका आप रिवर्स कर दीजिए। इलेक्शन में क्या हुआ है? नॉमिनेटेड मेंबर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। इम्पीचमेंट में क्या होगा? नॉमिनेटेड मेंबर्स का पार्टिसिपेशन होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव नो रोल, यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है, सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा का ही यहाँ पे काम है इम्पीचमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई रोल नहीं होता है। क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स का रोल इलेक्शन में था? यस, उनका रोल था, ठीक है। नो प्रेसिडेंट इम्पीच सो फार, आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के जरिए पद से नहीं हटाया गया है। तो इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जब आप नोट्स भी बनाओ ना, तो नोट्स आप कैसे बनाओगे? इलेक्शन और इम्पीचमेंट इनके साथ में नोट्स बनाइएगा, ताकि आप कंपेयर करके पढ़ सको, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिविलेजेस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि प्रिविलेजेस मिलती हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस को। वो प्रिविलेजेस क्या होती हैं उनको समझते हैं। भारत के प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 के तहत कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ प्रोटेक्शंस दी जाती हैं प्रेसिडेंट को। सबसे पहले क्या है? इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। राष्ट्रपति अपने ऑफिशियल एक्ट के लिए कोर्ट के प्रति पर्सनली आंसरेबल नहीं होते, यानी कि उनपे कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, ठीक है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स उनपे नहीं हो सकती अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए।
उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती, कोई क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ उन पे कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ शुरू नहीं की जा सकती। तीसरा क्या है, नो अरेस्ट ऑन इम्प्रीजनमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को उनके टर्म के दौरान अरेस्ट या इम्प्रीजनमेंट नहीं किया जा सकता, है ना। तो इन तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला क्या बोला जा रहा है, इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की प्रोसीडिंग से उन्हें इम्यूनिटी है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते, है ना, अरेस्ट और इम्प्रीजनमेंट नहीं हो सकता। अब अलग चीज क्या है इसमें, देखिए उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, ये आप याद रखोगे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं हो सकती, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग जरूर हो सकती है, पर उसके लिए आपको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, है ना। प्रेसिडेंट के पर्सनल एक्ट से संबंधित सिविल केस शुरू करने से पहले 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना आवश्यक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट हो सकती है। अब सॉल्व करते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति संसद किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। सेकंड, संसद में राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों हाउसेस शामिल होते हैं। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, ऑप्शन ए बोथ 1 and 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ना तो 1 ना 2, ऑप्शन डी केवल 1। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप चूज करिए। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।